हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग मिल रहे हैं छुट्टी के बाद। जैसा हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स और ये लास्ट पर पहुंच चुका था। हम लोग अभी तक देख चुके थे हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हीट इंजन एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करने का काम करता है। किसको कहाँ से कन्वर्ट करेगा? तो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो डिवाइस, जो मशीन, उसको हम लोग बोलते हैं हीट इंजन। ठीक है, क्लियर हो गया। इस हीट इंजन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस किए थे। फिर से आज आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, पहला पार्ट का नाम है सोर्स, दूसरा वर्किंग सबस्टांस और तीसरा है सिंक। अब आप जानते हैं कि हीट का फ्लो होता है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। ठीक, तो यहाँ पर जो एक बॉडी है, पहला सोर्स, ये रहता है हायर टेम्परेचर पर। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ये हीट को सप्लाई करने का काम करता है, हीट को छोड़ता है। किसको देता है? तो ये हीट को देता है वर्किंग सबस्टांस को। वर्किंग सबस्टांस एक मटेरियल होता है जो एब्जॉर्ब करता है हीट को, कहाँ से? सोर्स से, और कन्वर्ट करता है इसको इस मैकेनिकल एनर्जी में बाय रिजेक्टिंग द हीट टू सिंक। वर्किंग सबस्टांस मटेरियल है, गैस है, जो काम करता है, परफॉर्म करता है। तो उसको काम करने के लिए हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो लिया कहाँ से? तो ऊपर जो इसके ऊपर सोर्स है, जो हायर एनर्जी पर, उससे लिया, काम किया। जो बचा खुचा हीट इसके पास बच गया काम करने के बाद, वो रिजेक्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया। किसके पास छोड़ा? तो सिंक के पास छोड़ा। सिंक होता है एक ऐसा बॉडी जो लोअर टेम्परेचर पर रहता है, जो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सोर्स हायर टेम्परेचर पर हीट को छोड़ा, वर्किंग सबस्टांस तक पहुंचा, वर्किंग सबस्टांस फिर सिंक तक भेज दिया। यही था इसका मेन। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल था, तो आपको हम बोले थे कुछ इसका फॉर्मूला था। एक था इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, कि हीट इंजन की क्षमता को कैसे दर्शाया जाएगा। पेन efficiency of a heat engine इसको डिनोट करते हैं बच्चों इस लेटर से। इसका नाम आप जानते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका नाम है ईटा। सिंबल है ईटा, बराबर होता है 1 माइनस T2 बटा T1 इंटू 100%। परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ये 1 माइनस T2 बटा T1 इंटू 100%। वेयर, अब यहाँ पर आप जानते हैं T1 जो होगा टेम्परेचर को डिनोट करता है, किसका? तो सोर्स के टेम्परेचर को। वहीं T2 जो है वो डिनोट करता है टेम्परेचर ऑफ सिंक पे। सोर्स हो गया और दूसरा सिंक हो गया। बस इसी फार्मूला पर आपको पुट कर देना है। आगे हम लोग क्वेश्चन अभी इसमें देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, है इफिशियंसी, मतलब किसी हीट इंजन की क्षमता कितनी होगी, वो कितना काम कर सकेगा, उसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। जैसे आप पढ़े हैं, हर मशीन का कुछ अलग अलग क्षमता होता है। साइकिल से आप कहीं जाइएगा तो उसको दूरी कवर करने की क्षमता अलग है, उससे आप कम दूरी तक जा सकेंगे। वहीं आपके पास बाइक रहेगा तो और ज़्यादा तेजी तक दूर तक जाएंगे, कार रहेगा तो और ज़्यादा दूर तक जाएंगे, एरोप्लेन रहेगा तो और दूरी तय कर लेंगे। तो ये अलग अलग मशीन्स हैं जिनका नाम अभी हम लिए, और सारे मशीन्स की क्षमता, इफिशियंसी, कैपेसिटी जो बोलिए अलग अलग है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों हीट इंजन। हीट इंजन एक मशीन है, तो उस मशीन की क्षमता कितनी होगी? तो इतनी होगी। इस फार्मूला के द्वारा दिया जाएगा। फार्मूला में 1 तो आप जानते हैं नंबर है,
ये तो सिंबल है, 100 से गुना किए क्योंकि परसेंटेज में आंसर आ जाएगा कि चलिए मशीन कितना काम कर रही है, 60% काम कर रही है, 40% कर रही है, 90% कर रही है, कुछ भी कर रही है। जैसे हम लोग अपने गाड़ी में, बाइक में, स्कूटी में, कार में, सब में पेट्रोल डलवाते हैं। तो पेट्रोल डलाएं 100 रुपये का, तो क्या मेरी जो बाइक है या कार है क्या 100 किलोमीटर चल जाएगी? नहीं, तो कुछ कम जाएगा। तो कुछ उसका जो हम पेट्रोल डाले उसका यूज होगा, उसके माइलेज को बताने के लिए कितना पेट्रोल डाले, कितना दूर गया। तो हम जितना डालते हैं उतना यूज नहीं होता, कुछ कुछ बर्बाद हो जाता है। तो कितना मशीन यूज कर पाया वही उसका एफिशिएंसी कहलाता है। क्लियर? गुड इवनिंग कोमल, काजल, अंकुश, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे हैं ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फार्मूला की बात। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमारे सामने आएंगे, हम लोग उसको देखेंगे। एमसीक्यू लिखा हुआ है, पहला वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये भी हम आपको बता चुके थे। आइसोथर्मल में वर्क डन का क्या फार्मूला है वो लिखाए हैं, और एडियाबेटिक में कितना है वो भी बताएं। दोनों हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको आंसर बना के बैठा सकते हैं। सेकेंड वाला होगा एनआरटी लॉग V2 माइनस V2 बटा V1। अब आपको याद होगा ये भी कि यह जो लिखा हुआ आइसोथर्मल, इसका मीनिंग क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जिनको पता है कि आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को जानकारी है। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं, क्या होता है आइसोथर्मल? कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। कोमल, अंकुश, काजल, नहीं पता है? लगता है छुट्टी में आप लोग भूल गए। छुट्टी में थोड़ा पढ़ना भी चाहिए था, पढ़ना भी भूल गए। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, बताने के लिए आए आप लोगों को। यहाँ जो आइसोथर्मल वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब होता है बच्चों, आइसो मतलब मैंने आपको बताया था इक्वल, एक जैसा, एक समान। और जो थर्मल वर्ड यहाँ यूज किया गया है वो है टेम्परेचर के लिए। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट भी मान सकते हैं। तो उस तरह के प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है एन आर टी। एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर से गैस कांस्टेंट है, टी से टेम्परेचर है, लॉग तो आप जानते ही हैं, V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम, मतलब शुरू का कितना था और बाद का कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टर द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर को किनके निम्नलिखित में से कौन नहीं दर्शाता, किसके द्वारा नहीं दर्शाया जाता है? क्या बोल रहा? डज नॉट, नहीं। टेम्परेचर तो होता ही है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है। वर्क डन थर्मोडायनामिकल स्टेट ऑफ मैटर में एक कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर नहीं लिया जाता है। मेन 3 चीज लिए जाते हैं जो पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, याद होगा आपको। पी वी टी, पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम, टी से टेम्परेचर। यही 3 पैरामीटर्स होते हैं मेन। इसके अलावा कोई भी रहेगा तो वो ऑप्शन में नहीं आएगा, वर्क था वर्क नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन व्हाइल इट स्विच ऑन, देन द रूम विल। क्वेश्चन को बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज जो हमारे घरों में रखा है, उसके दरवाजे को हमने खोल दिया, खोल कर छोड़ दिया, फ्रिज ऑन है, स्विच उसका ऑन है। तब बताइए जिस रूम में फ्रिज रखा हुआ वो रूम क्या होगा? गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा? ना ही गर्म होगा ना ही ठंडा होगा, बोथ, गर्म भी होगा ठंडा भी होगा। क्या होगा, यही क्वेश्चन आपको बताना है। जल्दी से गेस कीजिए आंसर, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, बताइए किन्हीं को पता है तो।
थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। बताइए, ट्राई कीजिए, कुछ भी आंसर दीजिए। अगर आपको पता लग रहा कि ये होगा तो बताइए, कोशिश कीजिए। काजल भी, कोमल भी ट्राई कीजिएगा तब तो सीखिएगा। बताइए। काजल बोल रही है गर्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई आंसर दीजिए, देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर उसके बाद हम बताएंगे क्यों होगा। लगता है काजल यहाँ पर टिक लगा हुआ वही देखकर बोल रही है गर्म हो जाएगा ना, है ना काजल? आप 11th के हैं कि 12th के हैं? कौन सी काजल है, 11th की कि 12th की? किस क्लास में हो आप? अंकुश बोले कि सी नंबर, ना ही गर्म होगा ना ही ठंडा होगा। चलिए अंकुश का भी देखते हैं। और किन्हीं को पता तो बताइए, फिर हम फाइनल आंसर बताएंगे आपको। देखिए, रेफ्रिजरेटर क्या होता है पहले ये समझिए। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। फ्रिज में क्या होता है, हम लोग अपने खाने को, फूड आइटम्स को रखते हैं, फूड आइटम उसमें सुरक्षित रहता है। कैसे भाई? तो ठंडा होकर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सारे सामान को ठंडा कर देता है, टेम्परेचर कम कर देता है, चीज़ें खराब नहीं होती, खट्टी नहीं होती, बेकार नहीं होती। अब यहाँ क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पूरा चेहरा में एकदम भाप निकल रहा है, पसीना आ रहा है, तुरंत फ्रिज का दरवाज़ा खोले, हाथ से मुँह एकदम ऐसे घुसा दिए, आ किए, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगता था। ऐसे आपने भी कभी कभी किया होगा घर में, मैंने भी किया एक दो बार। ठीक है, तो आप भी किए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, फ्रिज का दरवाज़ा खोले, ठंडा एकदम खो गए, फट से दरवाज़ा बंद कर दिए, ऐसे ही करते हैं ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि फ्रिज का दरवाज़ा को खोल दिया गया, कंटिन्यू, जाओ खुला रहो। अब बताना है कि वो जो रूम है जिसमें फ्रिज रखा हुआ है वो क्या होगा, गर्म होगा कि ठंडा होगा, क्या होगा? देखिए, अब समझिए, फ्रिज जो है वो चीज़ों को ठंडा कैसे रखता है। फ्रिज क्या करता है, अपने अंदर के टेम्परेचर को हमेशा कम करता है। तब जब टेम्परेचर को कम करना है तो करना क्या होगा, अंदर जितनी भी हीट है उसको निकाल के बाहर फेंकना होगा। तो रेफ्रिजरेटर का काम है वो अंदर के हीट्स को हमेशा बाहर निकालते रहता है। ठीक है, अब आप उसका दरवाज़ा खोल दीजिएगा तो क्या वो ठंडक बाहर निकालने लगेगा कि हीट ही को बाहर निकालेगा? हीट को ही बाहर निकालेगा ना, थोड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो हीट रूम में जाएगी वो रूम को गर्म कर देगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए नंबर, गेट हीटेड। कि अगर आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल कर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो फ्रिज क्या होगा, रूम को गर्म कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। पूछ रहा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो किस पर आधारित है, किसके कंजर्वेशन पर आधारित है? कंजर्वेशन का मतलब बताए थे आपको, संरक्षण, सुरक्षित रखना, बचा कर रखना। हम लोगों ने इस चैप्टर में 3 तरह के लॉ को डिस्कस किया है। पहला था जीरोथ लॉ, दूसरा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा हमारा हमने जो पढ़ा था वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए जो पहला नियम है थर्मोडायनेमिक्स का वो किस चीज के कंजर्वेशन पर आधारित है? तो पहला नियम याद रखिएगा, एनर्जी के कंजर्वेशन पर आधारित है। एनर्जी का कंजर्वेशन क्या बोलता है आप जानते हैं? एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता। तो भैया क्या किया जा सकता है, एनर्जी को हम एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पांचवा, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग, बिछड़ा हुआ, साइड में जो रहता है। जैसे आपके ग्रुप में कोई दोस्त होगा जो एकदम साइड साइड रहता है, अपना साइड में रहता है, उसको बाकी से कोई मतलब नहीं, ग्रुप में अकेला रहता है, तो वैसे चीज को बोलते हैं हम लोग फिजिक्स की भाषा में आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड मतलब एक ऐसी बॉडी फिजिक्स में कहलाती है जिस पर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। तो बोल रहा है कि एक ऐसे सिस्टम में जो आइसोलेटेड है उसका अंदरूनी एनर्जी क्या होगा? तो उसका अंदरूनी एनर्जी ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि उसका एनर्जी का कोई यूज नहीं हो रहा है, तो एनर्जी उसका जस का तस रहेगा, जितना उसमें था उतना ही होगा, रिमेन्स सेम। ऑप्शन सी सही होगा। अब आपके पास, आपको पापा ने दिए 100 रुपये खर्च करने के लिए, लो बेटा जाकर दशहरे के मेले में घूम कर आना, मिठाई वगैरह खा लेना। आप 100 रुपये लिए और ले जाके रख दिए अपने अलमारी में, अपने बैग में रख दिए, फिर भूल गए, याद नहीं रहा वहाँ पैसा रखा हुआ रहा, तो पैसा क्या हो गया? आइसोलेटेड हो गया, अलग थलग हो गया, रख ले रहा। वो कब तक वैसा रहेगा? जब तक आप उसको याद करके निकालिएगा नहीं, पॉकेट में रखिएगा नहीं, बाजार जाइएगा नहीं और मोमोज खाइएगा नहीं, तब तक क्या होगा? पैसा उसी को उसी रहेगा, खर्चा नहीं ना होगा। वही बात यहाँ भी है, एक ऐसा सिस्टम दिया गया जो कि आइसोलेटेड रखा हुआ है, ना उसका एनर्जी बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना उससे हम कुछ काम ले रहे हैं ना कुछ काम दे रहे हैं, तब उसका एनर्जी जो लेवल था वो जितना पहले था उतनी बाद में रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। ये भी बहुत बार आया एग्जाम में, 6 नंबर क्वेश्चन। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, किस रूप में, किस इक्वेशन से फर्स्ट लॉ को दर्शाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम बताए थे आप लोगों को, डिस्कस कर चुके हैं अभी। फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है कि किसी सिस्टम को अगर हम कुछ हीट दिए, हीट एनर्जी सप्लाई किए, तो वो हीट एनर्जी दो तरह से काम में आएगा। इस हीट एनर्जी का कुछ भाग इंक्रीज करेगा इसके इंटरनल एनर्जी को, और दूसरा भाग वर्क करेगा, काम करेगा। सिस्टम को हम हीट दिए तो कुछ भाग काम करेगा उस एनर्जी का, उस एनर्जी से कुछ भाग में काम होगा और कुछ भाग उसका चला जाएगा, उस सिस्टम के एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो दो डी क्यू है, दो भागों में बट गया। इसी का इक्वेशन यहाँ लिखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ में कि डी क्यू बराबर डी यू, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस डी डब्ल्यू लिखते हैं, वर्क डन। और आप पढ़े हैं फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। यही हो गया आपको बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है वो पूछा जा रहा है। ये सब छोटे छोटे फार्मूला आपको लिख के रखने हैं चैप्टर के लास्ट में, ताकि आप एक बार देखिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो हम लोग लिए तो उसमें पढ़े थे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, और इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर टी वन माइनस टी टू बटा गामा माइनस वन। अब यहाँ गामा क्या था याद कीजिए, गामा आपको बताए थे सी पी बटा में सी बी, ये रेशियो था, और ये रेशियो किसके बराबर था? गामा के बराबर। सीपी और सीबी याद होगा बच्चों आप लोगों को, सीपी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक
heat at constant pressure. P indicates here pressure, and when we talk about CV, then it is molar specific heat at constant V for volume. एक बार है P से प्रेशर, V से वॉल्यूम. ये भी हम बता चुके हैं आपको कि Cp जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन Cv होता है. प्रेशर में जो वर्क डन होता है वॉल्यूम से बड़ा होता है. ये देखिए एफिशिएंसी वाला फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है ना, जो अभी हम लिखे थे. ये सिंपल है, एन ईटा बराबर 1 माइनस T2 बटा T1. परसेंटेज लेंगे तो यहाँ पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू करेंगे. एक क्वेश्चन यहाँ आपके लिए दिया गया है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी निकालना है कार्नोट इंजन का. वर्किंग जो काम कर रहा है किसके बीच, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ समझिए, दो तरह का टेम्परेचर दिया हुआ, एक 100 है, एक 0 डिग्री है, एक ज़्यादा है, एक कम है. तो आप कैसे समझेंगे कौन सा टेम्परेचर दिया हुआ है. तो आपको याद रखना है, जो हायर टेम्परेचर होगा वो हमेशा सोर्स का टेम्परेचर होता है, जिसको हम लोग T1 से डिनोट करते हैं. अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे थे, हीट इंजन का 3 मेन पार्ट होता है, सोर्स, वर्किंग सबस्टेंस, सिंक. सोर्स होता है हायर टेम्परेचर पर, तो जो भी हायर टेम्परेचर रहेगा वो निश्चित रूप से हमेशा सोर्स का होगा, और जो कम रहेगा वो हमेशा निश्चित रूप से सिंक का होगा. T1 से डिनोट करते हैं सोर्स को, T2 से डिनोट करते हैं सिंक को. तो पहले हमने क्या किया, गिवन लिखा, जो टेम्परेचर हमें दिया हुआ था, एक 100 डिग्री सेल्सियस, एक 0 डिग्री सेल्सियस. हमने पहले क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया केल्विन में, क्योंकि केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, डिग्री सेल्सियस नहीं है. हालांकि हम लोग यूज करते हैं धड़ल्ले से डिग्री सेल्सियस, समझ में भी सबको आता है डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा वहाँ याद रखेंगे आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन में. और कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो दिया गया टेम्परेचर है उसमें 273 को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो देखिए यहाँ 273 ऐड किया गया, तो आंसर कितना है 373. नीचे ऐड किए तो जीरो में जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा 273. अब इसको फार्मूला में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 100/273 आया. ये हो गया आपका एफिशिएंसी. परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 26.8%. तो इस तरह से हमारा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, फिनिश होता है. अब हम लोग कल जब मिलेंगे, कल जब भी क्लास होगी नोटिस कर दिया जाएगा, तो आपको अब नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे जो कि है यूनिट नंबर 9, और उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.